नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे एक ही क्लास में। साथियों, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो हिंदी का आपका सेशन वाइज आपका अलग से आपका नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। दैट मीन्स कि आपके जितने भी आपका सेट पैटर्न पर आधारित आपके क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके एक जगह आप सभी लोगों को हिंदी का कंप्लीटली नोट्स आपको मिल रहा है, जिसमें कि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएंगे। आंसर आपको हाईलाइट करके दिया जा रहा है ताकि आपका सारी चीज़ आपका बेहतर तरीका से आपका क्लियर हो पाए। और डेली बेसिस पर आपको जो 10 बजे आपको टेस्ट लगाने के लिए जो पीडीएफ आपको भेजा जा रहा है, इसमें सारा आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका है, जिसमें कि आपका जैसे कि आप देखेंगे तो ऑल सेशन से जो आपका सिलेबस आपका फिक्स आपका है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सारा कुछ आपको अरेंजमेंट के तहत आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो टेस्ट आप सभी लोग कंटिन्यू लगाइए और बेहतर इंप्रूवमेंट के लिए आपको नोट्स कंप्लीटली आपको रिवीजन करते रहना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग जो है किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होगा। तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और पहले मैं बता दूं कि आज की इस क्लास में हम लोग जो है सिर्फ जीके और जीएस को कवर करेंगे। इसके आप देखेंगे तो नोट्स का कंप्लीटली आपका टू द पैटर्न आपका A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें कि बेसिक आपका सारी चीज़ आपका क्लियर किया गया है। तो नोट्स आपके वहाँ से मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका क्या है कि रीजनिंग बच रहा है, तो रीजनिंग का इवनिंग तक देखते हैं, आपका पीडीएफ कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। और फिर अलग से आपको हिंदी का मिल रहा है। अब बाकी फिर क्या है कि आप फुल लेंथ सेट लगाएंगे तो उसमें आपको जो है इंप्रूवमेंट देखना है कि क्या क्या आपके बदलाव आपके हुए हैं। तो एक क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख पाएंगे कि आज का जो हमारा पहला प्रश्न है आपका सेशन वाइज करके आपको दिया गया है, जैसा कि किरण पब्लिकेशन में आपके रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कहा जा रहा है कि बिरजू महाराज प्रख्यात है। साथ ही याद रखना, बिरजू महाराज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका किस लिए प्रख्यात है, तो ये आपके कथक के लिए प्रख्यात है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को आप सभी लोग जो है प्रिपेयर रखिए बेहतरीन तरीका से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि पझा रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान अध्ययन जो है अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको पर पूछा है। देखिए प्रश्न को आप समझिए। कहा जा रहा है कि पझा और रत्न और अन्य उच्चतम कहा जा रहा है कि सम्मानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का जो है प्रधान यानी अध्यक्ष कौन होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा है। तो इसको बिल्कुल आप लोगों ने बना दिया होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है आपका उत्तरदायित्व है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा शोषण पर नियंत्रण, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसका कि वर्णन आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका दिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। चलिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल का मक्का यानी जो फुटबॉल का मक्का माना जाता है, ये आप सभी लोगों को पूछा है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता को माना जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत में, कहा जा रहा है कि वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था। तो देखिए यहाँ पर आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 में किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था, तो ये 1911 में किया था। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं, कहा जा रहा है कि काल जो है आपका कालानुक्रम में सही है, ये आपको पर पूछा है। तो देखिएगा तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कौन सी घटनाएं आपका है जो कि काल जो आपके क्रम में सही दिया गया है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पहले आप सभी लोग ऑप्शन देख लीजिए, फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसको हम रिवील करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले समझिए और देखिए इसका डेट जो आपका है ये आप सभी लोगों को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि जो सभी ने अभिज्ञा आंदोलन आपका हुआ था, ये कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखना ये आपका 1930 में हुआ था सभी ने अभिज्ञा आंदोलन। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन अगर देखेंगे तो चूंकि यहाँ पर आपका भारत छोड़ो आंदोलन भी आपको दिया गया है। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेंगे तो ये आपका 1942 में आपको दिया गया था। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करेंगे कि जो आपका कैबिनेट मिशन का प्लान था, ये आपका 1946 से आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो पहले आपका आ जाएगा सभी ने अभिज्ञा आंदोलन आ जाएगा, जो कि 1930 में हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है।
पुनः आप देखेंगे तो कैबिनेट मिशन का प्लान ये आपका 1946 में हुआ है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन से आपका टच कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। देखिए नोट्स में मैंने इस क्वेश्चन को कवर भी कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। जबकि नालंदा की बात करेंगे तो इसका स्थापना जो है कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना जो है हुआ था। तो साथ याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। जबकि बात करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो भागलपुर जिला के अंतर्गत है, इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो देखिए ऋग्वेद काल के दौरान देखेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पर आपका जो है कृषि की जानकारी नहीं थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो संयुक्त परिवार प्रणाली की जानकारी थी, वर्ण व्यवस्था की जानकारी जो है आपका ऋग्वेद में थी, आपका विवाह प्रथा, ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अबुल फजल ने लिखा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल की जो कृतियाँ आपका है ये आपका अकबरनामा है। और देखेंगे तो आपका जो है आइन ए अकबरी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा अकबर नाम, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो क्या है कि अकबरनामा या फिर आइन ए अकबरी की बात करेंगे तो ये आपके अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि भक्ति संतों में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्कृष्ट थे। देखिए साथियों भक्ति संत में सबसे अधिक उत्कृष्ट कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कबीर थे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला है जो परिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर करेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला है जो परिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालती है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी काटना, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये आपका भारत रत्न है, जिसकी की शुरुआत देखेंगे तो 1954 से आपका किया गया है। और भारत में सर्वप्रथम नोबेल जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति है ये डॉक्टर राधाकृष्णन है, तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो देखिए साथियों अगर आपको ये पूछा जाता है कि ड्रिप सिंचाई जो आपका है ये आपका सबसे अधिक कहाँ पर किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। जबकि आप देखेंगे तो गन्ना उत्पादन सबसे अधिकतम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। अगर आपको पूछा जाता है चीनी का कटोरा भारत में किसे कहा जाता है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है, तो इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो साथ ही याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो नामांकन किया गया है ये आपका 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया है, जिसे हम लोग रेड क्लिफ कहते हैं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। साथियों बात करेंगे राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान ये किस राज्य के अंतर्गत है, तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग ये आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लाल मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य के अंतर्गत किया जाता है,
तो ये आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। चलिए आंसर करेंगे, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ध्यान रखना, अगर बात करेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कब जो है यात्रा किया था, तो 13 फरवरी 2006 को किया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, माइका खान पाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि जो आपके माइका खान है ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, तो दोस्तों याद रखना ये कोडरमा में पाया जाता है। देखिए माइका काफ़ी सारे छात्रों को कन्फ्यूजन किया होगा। देखिए माइका हम लोग कहते हैं जो आपके अभ्रक है, अभ्रक को ही माइका कहा जाता है। ध्यान रखना, अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपके कोडरमा में पाया जाता है। जबकि साथियों यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम आपका 235 जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका झारखंड के अंतर्गत जादूगोड़ा नामक स्थान सिंहभूम के अंतर्गत पाया जाता है। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी। चलिए आंसर करेंगे। देखिए साथियों बोला जा रहा है कि एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी। दोस्तों एनी बेसेंट की बात करेंगे तो ये आपका जो है ब्रिटिश नागरिक थी। ध्यान रखना ब्रिटिश नागरिक थी, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा विद्रोह सीधों तथा कान्हों से संबंधित है? फ्रेंड्स बात करेंगे निम्न में से कौन सा विद्रोह सीधों तथा कान्हों से संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल क्रांति, जो कि 1855 का आपका है। ये किससे संबंधित है, तो ये आपका सीधों तथा कान्हों से संबंधित है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों में पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चंस को मैंने नोट्स में आपको जो है कवर आपको करा दिया था। साथियों आज आप सभी लोगों को 2 बजे आपको पुनः आपको क्लास के लिए आपको ऐड होना है, जिसमें कि हम लोग फुल सेट को डिस्कशन करेंगे। जो अभी आपका 10 बजे आपका सेट अपलोड किया गया है, इसको आप सभी लोग टेस्ट के रूप में लगाइए। आंसर शीट इसका डाल दिया गया है नीचे, तो इसको आप सभी लोग देखिए कि कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं। 2 बजे इसका आप सभी लोगों को एनालिसिस मिलेगा, फिर शाम में आप सभी लोगों को इसका कंप्लीटली रिवीजन पीडीएफ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना इसे कहा जाता है प्रश्नकाल, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों याद रखना काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में किया गया था और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपके उत्तराखंड के अंतर्गत है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके जो है उत्तराखंड के अंतर्गत है। यहाँ पर देखिए साथियों का क्या जा रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क आपके कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखना ये आपके असम के अंतर्गत है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपके असम के अंतर्गत पड़ता है। तो ऑप्शन आपका साथियों एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? साथियों बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वह कौन सा विख्यात दक्षिणी बिंदु राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी लोग। देखिए 43 का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप कहा जा रहा है कि मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों याद रखना एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है मीन कैंप को मूल रूप से कहा जा रहा है किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में लिखा गया था, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है भूमंडलीय पवन है। देखिए दोस्तों भूमंडलीय पवन जो आपका है दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, जिसे हम लोग कहते हैं भूमंडलीय पवन। तो भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित किस राज्य पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुआ है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे नव प्रस्तर
और यहाँ पर दिया गया है ताम्र आपका प्रस्तर। तो देखिए ये कहाँ पर आपका मिला है, तो ये आपका चिरांद में मिला है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कहाँ पर मिला है, तो ये आपका जो है चिरांद में मिला है। तो ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना बिहार के सारण जिला में आपका जो है चिरांद पड़ता है। ध्यान रखना चिरांद कहाँ पर है, तो बिहार के जो है सारण जिला के अंतर्गत चिरांद पड़ता है, जहाँ पर कि नव प्रस्तर और आपका जो है ताम्र प्रस्तर युग आपके मिले हैं खुदाई के दौरान। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। साथियों यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि अमेजन कहा जा रहा है कि अजमेर का नाम सूफी संत डैश के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए अजमेर का जो नाम है ये पूछा है कि अजमेर का नाम सूफी संत डैश के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जुड़ा हुआ है। अभी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत के सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों याद रखना जो सफ़ेद क्रांति है ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे है, कि आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसे जो है हम लोग श्वेत क्रांति कहते हैं, जिसका कि जनक डॉक्टर जो है आपका वर्गीस कुरियन है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ध्यान रखना ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है। आंसर करेंगे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। साथियों याद रखना निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा, शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो ये आपके शुक्र ही होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये विधान सभा के जो विभिन्न विभागों के जो आपके क्रियाकलाप होते हैं इसका देखेंगे तो अनुमोदन जो करने का काम करता है। यहाँ पर दिया गया विधानसभा के सदस्य, राज्य स्टेट असेंबली के अध्यक्ष, फिर दिया गया है जिला परिषद के अध्यक्ष। तो इनमें से आपका यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जो है सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है, तो इनमें से आपका कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहा जा रहा है हेलेंसिकी किसकी राजधानी है। चलिए आंसर करेंगे। तो दोस्तों ये हेलेंसिकी जो आपका है ये आपका फिनलैंड की कैपिटल क्या है, तो आपका हेलेंसिकी है। डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। देखिए बताएंगे निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका यजुर्वेद में है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। यजुर्वेद के अंतर्गत कर्मकांड और बलि का वर्णन दिया गया है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था। चलिए आंसर लगाएंगे। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में किया गया था। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बिहार में किया गया था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर दोस्तों बात करेंगे कब किया गया था, 1967 में किया गया था। ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। लेक विक्टोरिया, लेक सुपीरियर, कैस्पियन सागर, काला सागर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि डूरंड लाइन किन दो देशों की संयुक्त रेखा है। साथियों बताना है डूरंड लाइन किन दो देशों की रेखा है, ये आप सभी लोगों को पूछा है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग डूरंड लाइन जो आपका है कहाँ का है, तो दिया गया है पाकिस्तान और चाइना, गलत हो जाएगा। देखिए दिया गया है चीन और अफगानिस्तान, ये सभी यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। दोस्तों अगर डूरंड लाइन की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस दिया गया है, अटेम्प्ट लीजिए आप लोग पहले और बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखना डूरंड जो आपका है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसे हम लोग डूरंड लाइन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास के संगठक कौन है, ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए मानव विकास के संगठक कौन है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ये करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे तो उपभोग तथा जो है दिया गया है कि जीवन दशा, ये सभी फैक्ट आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा।
जो कि मानव विकास की मुख्य संगठक है। तो अगर आपने डी लगाया है बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, साथियों याद रखना आप सभी लोग, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो सी करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, तो कहा जा रहा है औरंगजेब के पौत्र शाहजादा आजिम ने किस नगर के, कहा जा रहा है कि नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया। देखिए याद रखना आप सभी लोग, कहा जा रहा है औरंगजेब के पौत्र शाहजहां, कहा जा रहा है कि शाहजादा आजिम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना पाटलिपुत्र को किसके शासनकाल में बसाया गया है। तो ये जो है आपके उदयन के शासनकाल में। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है बिहार पुलिस के अंतर्गत, तो आप सभी लोग याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि बिहार में राज्यसभा, कहा जा रहा है कि राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है। देखिए बिहार के अंतर्गत राज्यसभा की जो है कितनी संख्या है। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, ध्यान रखना, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 16। दोस्तों बात करेंगे बिहार में विधानसभा सीटों की टोटल संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना ये आपका 75 हो जाएगा। जबकि लोकसभा सीटों की संख्या बात करेंगे ये आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथियों अगर बात करेंगे विधान परिषद सदस्यों की टोटल संख्या कितनी है बिहार के अंतर्गत, तो ये आपका 242 है। ध्यान रखना कितना है, ये आपका 242 है। जबकि बात करेंगे कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो ये आपका 75 है। इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न में दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया आपका सामने। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों का सही क्रम क्या है। तो देखिए दोस्तों बिहार का जो पहला मुख्यमंत्री बना था ये कृष्ण सिंह बने थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कृष्णा सिंह बने थे। और देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्रियों का सही क्रम क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा पहले आपका, आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पहले आपका भागवत झा आ जाएगा आज़ाद, भागवत झा आज़ाद, फिर आपका जो है सत्येंद्र नाथ सिन्हा आ जाएगा, डॉक्टर जगन्नाथन मिश्र आ जाएगा, लालू प्रसाद यादव आ जाएगा, श्रीमती राबड़ी देवी आ जाएगा, फिर नीतीश कुमार आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखिएगा तो ए वाला यहाँ पर आपका जो है करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डेट अगर रिवील भी कराएं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इसी को जो है यहाँ पर याद रखेंगे थोड़ा ध्यान दे करके। चलिए चूंकि डेट आपका पूछा जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में कहा जा रहा है कि शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, यहाँ पर अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करेंगे, भिलाई दिया गया आपका छत्तीसगढ़। क्या कहा जा रहा है, भिलाई दिया गया आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़। कहा जा रहा है कि जो भिलाई है छत्तीसगढ़ दिया गया है। अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, कूट इसका दिया गया है क्या। तो चलिए यहाँ पर इसको जो है हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों कहा जा रहा है कि जो है आपका लोहा और कहा जा रहा है कि इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों याद रखना आपका छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आप देखेंगे तो लोहा का जो है अयस्क ये आपका पाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो भिलाई हमारा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भिलाई के अंतर्गत लोहा का उत्पादन आपका किया जाता है। तो सी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान का कहा जा रहा है कि 74वां यानी कि जो आपका 74वां संविधान संशोधन है। कहा जा रहा है कि संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है, ये आप सभी लोगों को बताना है। चलिए आंसर आप सभी लोग इसका सोच करके रखिए। ऑप्शन आपके यहाँ पर सामने दिया गया है। चलिए भारतीय संविधान का संशोधन यानी कि जो आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ है, ध्यान रखेंगे 74वां संविधान संशोधन कब हुआ है। तो दोस्तों याद रखना 1992 में हुआ है। जबकि 73वां संविधान संशोधन की बात करेंगे जो आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये भी आपका 1992 में आपका हुआ था। तो दोस्तों जो आपके 74वां संविधान संशोधन है ये आपका किससे संबंधित है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। नगर पालिकाओं को कब लागू किया गया है, तो 1992 में।
डेट भी इंपॉर्टेंट है, इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती, कहा जा रहा है कि जीविती यानी जीवित पूजा मुख्य रूप से डैश राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। दोस्तों याद रखना ये कहाँ पर किया जाता है, ऑप्शन आप सभी लोग देख लीजिए, ये आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की। तो चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अकबर ने किया था और ये आपका 1582 में आपका किया गया था। ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन धर्म शैली की शुरुआत किया था, तो ये अकबर ने किया था। पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको रिवील भी कराया था, तो उसी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है। चलिए आंसर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लॉर्ड कर्नवालिस का है। ध्यान रखना किसका है, तो ये आपका लॉर्ड कर्नवालिस का है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। देखिए मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंद राजवंश। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। दोस्तों याद रखना गोवा 1510 तक जो है पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था और पुनः इसे क्या है कि 1961 में भारत के अंतर्गत इसे मिला लिया गया। तो गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था, तो 1510 में किया था, जबकि भारत में गोवा को कब मिलाया गया, तो 1961 में मिलाया गया। दोस्तों बात करेंगे सबसे अधिक भारत के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है, तो ये आपके गोवा का है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, तो ये आपका गोवा है। और डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदुला सिन्हा। ध्यान रखना कौन बनी थी, मृदुला सिन्हा बनी थी, जो कि अगस्त 2014 में बनी थी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से किसे तरल कहा जा रहा है कि अस्थियों तथा मांग एवं कहा जा रहा है कि आवधिक देवताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए प्रश्न को समझिए आप सभी लोग। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक कहा जा रहा है कि देवताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए ऑप्शन आप सभी लोग देख लीजिए, ऑप्शन आपको यहाँ पर सामने दिया गया है, आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आपका जो आपका संविधिक जो आपका चलनिधि अनुपात हो जाएगा, यानी कि ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी। चलिए आंसर लगाएंगे, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किया गया था। तो ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आपका जो है साइंस का आपका सेशन आपका कंटिन्यू आपका होता है, तो जो कि इसमें आपका सेशन वाइज करके आपको दिया गया है। इसको देखिए आप सभी लोग सॉल्व कीजिए। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक हॉकी गेंद की त्रिज्या दिया गया है, मात्रा दिया गया है 200 ग्राम दिया गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपका हुआ कि m बराबर आपका दे दिया गया है कितना, तो 200 आपको दिया गया। या तो फिर आप डायरेक्टली जो है सॉल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है एक हॉकी गेंद की त्रिज्या मात्रा दिया गया है 200 ग्राम, पश्चिम से पूर्व की और 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है। उसे हॉकी स्टिक से कहा जा रहा है टक्कर दी जाती है एवं गेंद 5 मीटर जो है पर सेकेंड की गति से मुड़ जाती है। गेंद एवं हॉकी स्टिक 0.2 सेकेंड तक संपर्क में रहते हैं। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम लोग जो है फॉर्मूला का यूज़ क्या करेंगे, तो फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे बल। क्या निकालना है, हमें बल निकालना है। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा लेंदी, कुछ नहीं है, आप सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए जो हमारा बल बराबर फॉर्मूला होता है संवेग परिवर्तन की, या फिर आप देखिए संवेग परिवर्तन की दर भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी गति है, और गति जब भी किसी चीज़ों में रहता है उसमें अगर हम लोग डायरेक्शन में परिवर्तन कर दे, चेंज कर दे, तो ये आपके मोमेंटम के अंतर्गत आता है, संवेग के अंतर्गत आता है। या तो फिर आप बल लेकर के भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर निकालना है, या तो P बराबर आप लेकर के चल सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो M V माइनस यू अपॉन आपका जो है T आपका हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, अब देखिए आपका V माइनस यू, तो पहले देखिए 10 मीटर पर सेकेंड था, आप कितना हो गया है 5, तो इसको माइनस करके यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, और उसके बाद देखिए 0.2 सेकेंड दिया गया, इस पर रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लंबा है, बस आपको खाली देखना है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके कि पूछा क्या जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 15 इंटू आ जाएगा। तो आपके लिए होमवर्क रहे, आप सब लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, इतना आपको खुद से करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात कर लेंगे, तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व के कारण मान क्या है। देखिए पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व के कारण, साथियों अगर जी की बात करेंगे इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो है केजी स्क्वायर होता है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे कि जी जो हमारा है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर होता है। जबकि छोटी जी की बात करेंगे इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अब देखिए ग्रेविटेशनल जो हमारा फोर्स है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जी इक्वल टू जी एम बाय आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका जो है यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हवा में प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एवं कांच में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। देखिए अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, ये नहीं आपको म्यू पूछा जा रहा है। देखिए म्यू बराबर क्या होता है, हवा में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल या फिर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका फॉर्मूला अगर कॉन्सेप्चुअल अगर स्टूडेंट पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाए गए होंगे कि म्यू बराबर जो आपका अपवर्तनांक होता है, म्यू को अपवर्तनांक को डिनोट करने के लिए म्यू का यूज़ करेंगे, और हवा में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन आपका किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। तो देखिए हवा में प्रकाश की चाल कितना दिया है, तो 3 इंटू 10⁻⁸ आपका यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड दिया है। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो आपका अपॉन में 2 इंटू 10⁸ हो जाएगा। इसको काट भी सकते हैं, देखिए 2 से अगर 3 में आप सब लोग डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। और फाइनली अगर देखिएगा तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि दो पदार्थ ए और एवं बी मिलकर तीसरा पदार्थ यानी A2B बनाते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बताना है कि ये जो आपका प्रतिफल है ये आपको क्या कहेंगे, आप A2B को आप क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A2B को संरचना नियत कहेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल का अर्थ क्या है। तो दोस्तों याद रखना ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। इसको निकाल भी सकते हैं, ये आपका 44 आ जाएगा। जैसे कि कार्बन है, कार्बन को आप गुना करेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो आपका 16 दूना 32 है, 8 दूना 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32। इसको ऐड कीजिए, देखिए 44 आपका पूरा जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको याद भी रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिया गया यहाँ पर आपका 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होता है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। STP पर 22.4 लीटर आयतन होता है। ये सभी फैक्ट हमारा करेक्ट दिया गया है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका अलग करके भी कई बार पूछा गया है कि STP पर जो है आपका पूछा जाता है कि कितना लीटर जो है आपके आयतन होते हैं। तो याद रखना ये 22.4 होता है। जबकि बात करेंगे साथियों 1 मोल बराबर या एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है, तो 1 एवोगाड्रो संख्या बराबर आपका 6.022 इंटू 10⁻23 अणु आपके होते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑल ओवर आपका सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि आप सभी लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो कैंडिडेट क्या है कि कंप्लीटली A to Z आप मटेरियल्स को अचीव करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीका से इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इसके अंतर्गत क्या है कि फ्रेंड्स देखेंगे तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल आपका ग्रुप बनाया गया है। इसमें मटेरियल जितने भी आपका मिलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक्सपेक्टेड आपका मिलेगा, जो कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो एक अलग से आपको एक जो है सिक्योरिटी के तहत मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पहले समझिए कि आपका क्या है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है कि इस ग्रुप का विशेषता आपका क्या है कि देखिए आपका डेली बेसिस पर आपका जो है एक आपका क्या है कि डेली आपको फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस सेट आपको जो है यहाँ पर आपको डाला जाएगा। इसमें आप क्या है कि डेली बेसिस पर एक आप फुल सेट लगाएंगे विद डिस्कशन के साथ। जैसे कि इसका टाइमिंग आपका 10 बजे आपका रखा गया है,
तो डेली बेसिस पर आप सभी लोग इसमें लगा करके खुद को जज कर पाएंगे कि आपके अंदर का कितना इंप्रूवमेंट हुआ। फिर इसका जो है 2 बजे आप सभी लोगों को लाइव आपको डिस्कशन मिल जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से पुनः उसी सेट को रिवीजन कर पाए, प्रॉपर तरीका से आंसर कर पाए, ताकि आपका माइंड में सारा कुछ आपका क्लियर आपका बैठ जाए। इसके अलावा चूंकि 100 क्वेश्चन आपका रहता है, जो कि बेहतरीन तरीका से सारा आपका अरेंजमेंट रहता है। और इसके अलावा क्या है कि इसका फिर कंप्लीटली पीडीएफ आपको 7 बजे शाम तक आपको जो है फाइनली आपको मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि प्रॉपर तरीका से जो क्वेश्चन आपका छूटा हुआ रहता है, इसका आंसर आपको हाईलाइट करके दिया जाता है, आंसर टिक करके दिया जाता है, ताकि आप रिवीजन कर पाए, आंसर आपको ढूंढना ना पड़े और आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या है कि ये आपका टेस्ट का आपका फंडा हो गया। काफ़ी सारे छात्रों की डिमांड के कारण क्या है कि जो भी आपके संस्थान चलते हैं, इसका कंप्लीटली आपको टारगेट बेच का कंप्लीटली ऑफलाइन ऑनलाइन का आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा A to Z। इसके अलावा ऑफलाइन का आपका कंप्लीटली टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वन लाइनर प्रश्नों का आप देखेंगे तो सार संग्रह भी आपको डेली बेसिस पर आपका क्या है कि जो टॉपिक को टच किया गया है CSBC के थ्रू, इसका कंप्लीटली आपको वन लाइनर मिल जाएगा, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएंगे। 100% एक्यूरेसी आप देखेंगे तो आपका मेंटेन रहेगा। और यहाँ पर क्या है कि 100% एक्यूरेसी करने का मतलब है कि आपका 70% आपका प्लस आपका जो है आपका चला जाएगा, और जिसमें कि डेफिनेटली आप 100% इंप्रूवमेंट भी आप कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंतर्गत क्या है कि जितने भी ऑल ओवर आपका मार्केट में आपका बुक है, ये आपका A to Z आपको जो है ग्रुप के अंतर्गत एक सिस्टमेटिक तरीका से प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि आप बुक देखिएगा तो बुक में आपका क्या है कि जैसे पहले आपको PDF मिल जाता है और फिर इसका आंसर आपको टिक करके मिल जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ेंगे, रिवीजन के लिए आपको आंसर देखने के लिए आपको पूरा नीचे जाना पड़े। तो ऐसा सिस्टम मैंने खत्म कर दिया है। यहाँ पर क्या है कि आपको जो है आंसर टिक करके मिलेगा, तो इतनी बुक्स का आप सारे जो है रिवीजन यहाँ पर कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका अपकमिंग बुक है, ये कंप्लीटली A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा। इस ग्रुप का फी रखा गया है 41 रुपीज़ आपका, क्योंकि जितनी भी आपका ऑथेंटिक मटेरियल्स है ये कॉस्टली आता है, बाकी सारा कुछ टीम के द्वारा प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ आपका होता है। तो इसमें आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप बात कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे बिहार पुलिस लिख करके, तो फाइनली आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आपको दिया गया है 70 आपका 6 नंबर में कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि निम्नांकित चित्र में को जो है निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए परमाणु की संयोजकता क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। चलिए संयोजकता आप लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लिया जाए कि आप ऑक्सीजन का लिख रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है 8, इसका अगर लिखेंगे तो आपका 2 और 6 लिखेंगे, तो बाह्यतम कक्षा में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही आपका कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 4। काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 और यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है देखिए यहाँ पर आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन्स आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, जो कि किसी के साथ संयोग करेगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है D आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। और दोस्तों याद रखना कि जैसे कि पूछा जाता है कि कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है। सपोज आपकी जैसे कि मान लिया जाए आपके पास सोडियम है, सोडियम का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 और कितना आप 1 लिखेंगे। तो देखिए 1 जो होता है ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है, जबकि कोर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये आपका 8 और 2 क्या हो जाएगा, आपका कोर इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, तो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कहा जा रहा है कि संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों आपका 77 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaOCl2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके आपका जो है कैल्शियम क्लोराइड और आपका जल बनाता है और प्लस आपका क्लोरीन गैस का निष्कासन करता है। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी। देखिए सबसे ज़्यादा अणु की संख्या किसमें होगी, कार्बन डाइऑक्साइड 10 ग्राम, ऑक्सीजन 10 ग्राम, अमोनिया का 5 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का 1 ग्राम में सबसे अधिक अणु होगी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि वर्धन व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता है। देखिए जो आपका वर्धन्य होता है ये आपका जेनेटिकली पूछा भी जाता है कि वो कौन सा ऐसा रोग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता है, तो ये आपका वर्धन्य है। ठीक है, ध्यान रखना। बोला जा रहा है कि वर्धन्य व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल और हरा में नहीं कर सकता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट दिया गया है कि खिलाड़ी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से जो है पहले दौड़ता है। तो देखिए लंबी कूद से पहले जो है अभ्यर्थी क्या होता है कि दौड़ते हैं, तो इसके लिए बताना है खिलाड़ी दौड़ते हैं। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गति का
जड़। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। देखिए ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करा दिया है। अब सेट आपको लगाना है और सेट में देखिए कि कितना इंप्रूवमेंट आपका हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो मानव के अंतर्गत पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और ये इसे जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथि को नियंत्रित करने का भी कार्य करती है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। किस प्रकार की गैस होती है, देखते ही आपने आंसर लगा दिया होगा। चलिए बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए न्यूटन का तीसरे गति नियम पर कार्य करता है और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, बोला जा रहा है कि जो है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन के जो है आपके थर्ड लॉ पर काम करता है। क्योंकि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, प्रत्येक क्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है, या फिर आप इसी को डिफाइन कर सकते हैं पहले वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल एक दूसरे के विपरीत और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में और अलग अलग आपके वस्तु पर लगते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कहा जा रहा है कि सोने यानी स्वर्ण पर बिजली से कहा जा रहा है कि मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला वैद्युत लेपन क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं जस्तीकरण। ठीक है, चलिए बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला वैद्युत लेपन क्या है। इसे जस्तीकरण नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि जस्तीकरण अलग चीज़ है। ठीक है, जिसमें कि आपका Zn का आपका परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड का किया जाता है। ध्यान रखना और इसको रिपीट भी कर लेना। देखिए कहा जा रहा है कि सोने पर बिजली से कहा जा रहा है कि मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला वैद्युत लेपन क्या होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका पोटेशियम जो ऑरिसाइनाइड हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। साथियों लाल चींटी में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को कहा जा रहा है कि झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता है, उस वेग को कहा जा रहा है कि उस समय वेग कितना होगा, यह आप सभी लोगों को बताना है। फटाफट बनाते चलिए और देखिए इसका आंसर आप सभी लोग कीजिए। तो दोस्तों इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कि बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम। तो अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में कहा जा रहा है कि लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईल मछली में, सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका, तो ईल आपका मछली हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन्स है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। जब भी कभी द्रव्यमान पूछा जाता है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो द्रव्यमान निकल जाता है। तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय कहा जा रहा है कि तैलीय बीज अपने किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताएंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है आपका, देखिए यहाँ पर आपका सभी ऑप्शन आपके सामने आ गए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे ज़्यादा जो हमें मिलता है प्रोटीन, ये आपका सोयाबीन में मिलता है। ध्यान रखना, सोयाबीन में प्रोटीन की कमी से कारण से होने वाले बीमारी को बच्चों में हम लोग क्वाशियोरकर कहते हैं, जबकि बड़े व्यक्ति में मेरस्मस कहलाता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। देखिए पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो साथियों 90 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। और अनबुझा हुआ चूना की बात करेंगे तो ये आपका CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। जबकि फ्रेंड्स बात करेंगे कि आपका बुझा हुआ चूना क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा।
ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली साथियों जितनी भी क्वेश्चंस आपको दिया गया था A to Z मैंने आपको जो है जीके जीएस का इस सेशन का कंप्लीट आपको करा दिया है। 2 सेशन मैंने इसमें कंप्लीट करना चाहा, लेकिन आप देखेंगे तो काफ़ी हम लोगों का जो है लंबा क्लास हो गया है। तो इसका जो भी आपका नेक्स्ट आपका सेशन है ये आपको नेक्स्ट आपको मिल जाएगा। प्रॉपर तरीका से आप सभी लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, डेफिनेटली आपका अच्छा खासा आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। जो कैंडिडेट ग्रुप के अंतर्गत ऐड होना चाहते हैं बेहतरीन इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप सभी लोग इसमें कॉल या SMS करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।